मेरा नाम आरुषि है। यह कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी जिंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड के चादर को दिन प्रतिदिन चेंज कर देती, फिर मुझसे छुप छुप के पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाती थी। वह दिन पर दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक यही बात निकली कि भगवान ऐसा मंजर कभी किसी माँ को न दिखाएं, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन पर एक बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ को कोई खुशी नहीं थी और मेरे पिता उन्हें तो बेटे की बहुत चाहत थी। इसीलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा मुझे अलग रहने देते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पे बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके, बस इसी कारण वो मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी। मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वह मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियां के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ खाने लगे और वक्त इसी तरह गुजरता रहा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का हो गया। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, जब वो भी इस दुनिया से चले गए, मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जान के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी। और मेरे घर में ही एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की ओर दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान हो गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई कि कहीं अभिषेक तो इस छत के नीचे नहीं था। जब मैं करीब गई और देखा तो अभिषेक नहीं था, वो बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया कि यह तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी
और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी, 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वे दोनों एक ही कमरे में सोते थे, मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवाए थे। यूं तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजरा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित हो गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर से नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठकर काम करती थी। मैंने उसको आवाज भी दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुलाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह बेहोश हो गई है, लड़की काफी कमजोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फिर अच्छा खाना वगैरह खिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा, वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वह इस चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम यह चादर क्यों धो रही हो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो तभी तो ठीक होगी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे यह चादर धोना जरूरी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही चादर है। मैंने कहा कि अचानक से यह चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है। इतनी तो चादर गंदूर नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घरवाली दुकान तो मैं ही खुद चलाती थी। वैसे भी उस दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी पहुंचकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहले शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वो मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था और मेरी बात मानता था। वह उस घर में अकेला ही मर्द था, वह हमारा एकलौता ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जा सकते थे। उसने कहा भी था कि वह अगली पढ़ाई प्राइवेट से कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं चौंक गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार उसकी शक्ल देखकर डर लग गया था। जैसे उसके जिस्म का खून ही खींच लिया गया हो, वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था और उसने खाने में व्यंजन क्या खिलाया था। मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि 2 बार से इतनी कमजोरी हो गई है, आप इस बात को सीरियस लें।
नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई आम बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ते से बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं यह देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही थी। वह तो फिर से बेड की चादर को धोना शुरू कर दी थी। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वह ऐसा कर रही थी, और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए तो सौतेला भाई था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमजोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वह आसपास भी उसे ही देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही होगी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूं। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं, ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफियां लेने आते थे, जो 5 से 10 देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात बता देती तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और अदिति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, यह तुमने अभी से ही आपने तबीयत खराब कर ली है। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटे ने कहा, नहीं, मुझे यह काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को दाव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था, नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे हैं? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं डर गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? वो घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया तुम्हारा? क्यों कह रही हो तुम ऐसा? और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे आप की इज्जत दाव पर लग गई, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है। लगता है आज आपने कोई फिल्म अच्छी देखी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने इस चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसीलिए धो दिया। आपको कुछ पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो जमीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिषेक भी आ गया। उसने कहा,
कि माँ, आप यह क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूं। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों बच्चों के बारे में, उस दिन देखना अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी, मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस समय तो सोने चाहिए थे और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वह ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे, किसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी कहने लगी, हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उन्हें दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा थोड़ी देर से खोला, और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था, और वे दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जाग रहे हो। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खुला है? तो उन्होंने कहा, हम सो रहे थे। मैंने कहा, क्या? झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम क्यों इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से ही अभी अभी जागे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि वो दोनों मुझे देखकर हैरान रह गई थी। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नीले के निशान भी थे। यह तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है। लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ऐसी बात छुपा रही थी, कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब निशान होते थे और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था, यही सोचती रहती थी कि अभिषेक और अदिति को क्यों एक साथ रखा। मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अभिषेक था तो अदिति का सौतेला ही, भाई की नियत बदलते देर नहीं लगती है, और सौतेला भाई सौतेला तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी। यह मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे परेशानियां तो पैदा ही होगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर यह सभी विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नजर रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि यह तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपकर वह गोलियां दी। मैं परेशान हो गई, किस चीज की गोलियां उसको दे रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है, क्या परेशानी जो दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता? और यह दवा, मैं कुछ अजीब से क्यों हो रही थी। मेरी बेटी ने भी वह दवाइयां फौरन से पकड़ ली और उनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी।
लेकिन उसके बाद शायद उसकी वो गोलियां खत्म हो गई और एक दिन बाद फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैंने आज फायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी, और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई यह किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटी और बेटा की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र से देखने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? तो उसने कहा कि माँ वह चादर कहाँ है? तो मैंने उससे कहा कि वह तो मैंने धोने के लिए डाल दी है। यह सुनकर वह मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो यह सब कुछ क्या है? तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे, घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। भैया के दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल में उसने कुछ बहुत ही नकली किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे थे जो कि 3 से कम की तादाद में थे, लेकिन उन्हें संभालना उसके बस के बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरे दिन वही होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उन्हें संभाल लेती थी। उनके बाल सुबह चादर पर लगे हुए थे, जिसे मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती और हम आपको इसे बताना भी नहीं चाहते थे। हम ये काम कर रहे थे और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे वह दवाइयाँ दी थी, वो भी इसी चीज़ की थी ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं हैं, इसीलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जान हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें की वो हमारे दिल में तीर की तरह लगती थी। मैं जानती हूं कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाइयों से भी बेहतर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से चला गया है और उसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा अमीर हैं। वो उनके साथ जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है।
पूरे दिन वह काम करता रहता था। मैं उसकी मदद करती थी। उसने कहा था कि वह रात में भी यह सब कुछ करेगा और दिन भर तो वह बेचारा मेहनत करता रहता था। इसलिए मैंने उससे कहा कि रात को तुम आराम करो, बच्चों को मैं देख लूंगी। इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची, जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने यह बात अभिषेक को नहीं बताई, अदिति ने भी उसको कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब यह काम वैसे भी खत्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अभिषेक ने उस कमरे की छत डलवा दी और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यह किया कि मुझे बहुत ज्यादा नेक और अच्छे बच्चे दिए, चाहे वो मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और यह एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र हुआ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। मेरे बच्चे तो समझदार थे, शायद मेरे साथ इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी जिंदगी पर भी ध्यान रखें और वह कब क्या कर रहे हैं, इस मामले में पूरी जानकारी रखें और बच्चों पर प्यार करने के साथ साथ थोड़ी शक्ति भी रखें और वह क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।